हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर ऑनलाइन के शानदार से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अपन प्रयोगशाला सहायक हेतु क्या कर रहे थे, एमसीक्यूज़ की क्लास चालू करी थी अपन ने। आज जो अपनी क्लास है वो सॉलिड स्टेट से संबंधित है। वैसे ये अपना चैप्टर अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, एक ही क्लास हुई है अभी तक। तो जो जो इसकी क्लासें आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको और अधिक इसके बेस्ट क्वेश्चन ऐड करता जाऊँगा। सबसे पहला सवाल, निम्न में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस नहीं है? तो जिस बच्चे को इस सवाल का आंसर पता है वो जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट करेगा, या अपने मन ही मन सोचो कि निम्न में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। KCl, कांच, CaCl या रोम्बिक एस? जल्दी से बताओ। दो प्रकार के क्रिस्टल पढ़ते हैं अपन, एक तो क्रिस्टल, दो प्रकार के ठोस अपन पढ़ते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, दोनों प्रकार के ठोस मैं आपको बता चुका हूं। तो उन्हीं से एक बेहतरीन सवाल मैंने ऐड किया है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों पे अंतर पे काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है। तो निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? जल्दी से बताओ। क्रिस्टलीय ठोस नहीं है पूछा है। तो कांच क्रिस्टलीय ठोस नहीं होता। कौन सा ठोस होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। KCl ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। CaCl ये भी क्रिस्टलीय होता है। रोम्बिक एस ये भी क्रिस्टलीय होता है। तो एक कांच एकमात्र ऐसा है जो क्रिस्टलीय ठोस नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? बताओ जरा। इसका आंसर आ जाएगा कांच। ठीक है, नेक्स्ट करें, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विषमदेशिकता प्रदर्शित करता है? मैंने आपको दो प्रकार के ठोस बताए थे, समदेशिक और विषमदेशिक। ठीक है, दो प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एक तो समदेशिक ठोस, दूसरा मैंने आपको बताया था विषमदेशिक क्रिस्टलीय ठोस। तो ये कौन, इनमें से कौन सा विषमदेशिकता दर्शाता है? कांच, कास्ट, बेरियम क्लोराइड या कागज? तो विषमदेशिकता किसे कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु की व्यवस्था सही नहीं होती, जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था क्या सही नहीं होती। ठीक है, तो जो कास्ट होती है वो भी क्या होती है? विषमदेशिक, समदेशिक होती है। अरे विषमदेशिक उल्टा बता दिया ना मैंने आपको। विषमदेशिक कौन सी होती है? तो जिनकी व्यवस्था एकदम सही होती है, वो सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। विषमदेशिक वो होते हैं जिनकी व्यवस्था एकदम सही होती है। समदेशिक कौन से होती है? उल्टे सुल्टे जो पड़े होते हैं जिनके परमाणु। ठीक है, तो बताओ जरा, कांच क्या है? समदेशिक है। कास्ट भी समदेशिक है, कागज भी समदेशिक है। एकमात्र ऐसा है बेरियम क्लोराइड जो कि क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 क्या कहता है? अक्रिस्टलीय ठोस में कौन से गुणधर्म नहीं पाए जाते? पहला, तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता। क्या ये बात सही है? दूसरा, समदेशिक होते हैं। तीसरा, सभी दिशाओं में यांत्रिक सामर्थ्य, विद्युत गुण व प्रकाशिक गुण समान है। ये सभी गुण अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। जल्दी से बताओ, सवाल नंबर 3 के कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो बिल्कुल सही। जो बच्चे सोचते हैं ये सभी गुण अक्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाते हैं तो बिल्कुल सही सोच रहा है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी कि तीक्ष्ण गलनांक अक्रिस्टलीय ठोसों का नहीं होता, समदेशिक प्रकृति के होते हैं और सभी दिशाओं में यांत्रिक सामर्थ्य, विद्युत गुण व प्रकाशिक गुण क्या होते हैं? समान पाए जाते हैं। विषमदेशिक जो ठोस होते हैं या जो क्रिस्टलीय ठोस जो कहें अपन, क्रिस्टलीय ठोसों में ये गुण नहीं पाए जाते। ठीक है, चलो जी आगे। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4 कहता है, धातुओं में पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? क्या विद्युत अपघटन कहते हैं, क्या आयनन कहते हैं या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ। धातुओं में पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन के उत्क्षेपण को या बाहर निकालने की परिघटना को क्या कहते हैं? तो आपने आइंस्टीन की फोटोन अवधारणा को देखा होगा। वो क्या कहती है? किसी धात्विक स्तर पर यदि फोटोन को आपतित कराया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसी परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं?
प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये बेसिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, जो अपन ने ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर्स के अंदर नहीं ऐड किए जाते, है ना। तो सारे जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन सारे सवालों को मैं एक्स्ट्रा ऐड करता जा रहा हूँ दिन प्रतिदिन। कल जो अपनी क्लास होगी एमसीक्यू की, वो काफ़ी बड़ी क्लास होगी, सॉलिड स्टेट से संबंधित मैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके अंदर ऐड करूँगा, तो उसे मिस आउट मत करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर का क्या बनाया जाता है? बर्तन बनाए जाते हैं जर्मन सिल्वर से, और वो कौन सी धातुओं से मिलकर बनी होती है बच्चों? कॉपर सिल्वर निकल, कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम, या कॉपर निकल एल्यूमिनियम। जल्दी से बताओ बच्चों, इस सवाल का कौन सा आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? कौन सा होगा? हाँ, तो जो बच्चे सोचते हैं कौन सा, निकल, कॉपर और जिंक, आपके सामने आंसर भी मैंने पुटअप कर रखा है, देखो कौन सा आएगा? कॉपर, जिंक और निकल। इन तीनों से जो मिश्र धातु बनेगी उसे जर्मन सिल्वर कहते हैं, और वो बर्तन बनाने के अंदर प्रयुक्त होती है। निकल, कॉपर और जिंक कहाँ पर आते हैं? 28 पे निकल, पर आवर्त सारणी के अंदर 28 नंबर पे तो क्या आता है? निकल, 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक। तो इस प्रकार से याद रख लेना, 28, 29, 30, निकल, कॉपर, जिंक, इन तीनों से क्या बनता है? जर्मन सिल्वर। और इससे जर्मन सिल्वर से क्या अपन बर्तन बनाने के उपयोग में लेते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर कौन सा हो गया? ये 6 नंबर सवाल हो गया। 6 नंबर सवाल क्या कहता है? जंग से बचाने के लिए, जंग कौन सी? लड़ाई ना 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 ना, लोहे पे जंग। जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पाइपों पर जस्ते की परत जो चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का ये क्वेश्चन है, बताओ जरा। उसे क्या जस्ते की परत चढ़ाना कहेंगे, या मिश्र धातु बनाना कहेंगे, या वल्कनीकरण कहेंगे, वल्कनीकरण, या उसे यसदीकरण कहेंगे? तो जिन बच्चों को इस सवाल का आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताइए जरा, कौन सा होगा इसका? ए, बी, सी या डी? बताओ बच्चों, कौन सा होगा इसका? कमेंट नहीं करते हो यार तुम, क्या गधे हो एक नंबर के। तो इसे कहेंगे क्या? यसदीकरण कहते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे की बनी पाइपों पर यदि जस्ते की परत चढ़ाएं तो उसे जस्ते की परत चढ़ाना नहीं कहेंगे, उसे यसदीकरण कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है अपने को? निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? कोयले में क्या शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? क्या खाना बनाने वाली गैस के अंदर अधिक मात्रा पाई जाती है? क्या उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, क्या निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन में अधिक शीशे की मात्रा पाई जाती है? बताओ जरा। बेहतरीन सवाल है, काफ़ी बार इस सवाल को पूछा गया एग्जाम्स के अंदर, बहुत बार। बताओ जरा, अपन जो ईंधन डलवाते हैं, ठीक है, पहले बात अपन जो बाइक्स के अंदर इनके अंदर डलवाते हैं वो कोयला थोड़ी डलवाते हैं, तो कोयला तो नहीं आएगा, खाना पकाने वाली गैस भी नहीं डलाते, तो कौन सा आएगा? या तो उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन या निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट करो। शीशे की मात्रा किसके अंदर पाई जाती है? बिल्कुल सही जवाब। जो सोचते हैं उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन के अंदर शीशे की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपको, अरे कर सकते हो आसानी से, ठीक है। सवाल नंबर 8, 8वां सवाल हमसे क्या पूछता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रकट नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? बताओ जरा, कौन सी आएगी? पोटेशियम होगी, कैडमियम होगी, सोडियम होगी या लिथियम होगी? बताओ बच्चों जल्दी से, कौन सी होगी? जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी जो धातु होती है ना, वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, H2 गैस। लेकिन एक ऐसी धातु है जो H2 गैस मुक्त नहीं करेगी। बताओ जरा कौन सी होगी? ए, बी, सी या डी? तो बिल्कुल मैंने आपको दिखा रखा है कौन सी होगी वो, ऑप्शन बी कैडमियम इसका सही आंसर आएगा। कैडमियम की अगर बात करें तो आवर्त सारणी में कहाँ पर पाई जाती है? इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 48 इसका परमाणु क्रमांक होता है।
एस ब्लॉक एलिमेंट है ये क्या? एस ब्लॉक नहीं, डी ब्लॉक ही एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, ठीक है। ट्रांजिशन मैटर है, यानी कि संक्रमण तत्व है ये, ट्रांजिशन मेटल है ये, संक्रमण तत्व है। सामान्य अवस्था में सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्षारीय इसकी प्रकृति होती है, हेक्सागोनल इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। यदि अपन देखें तो बिल्कुल आसान से ऐसे आप कर सकते हो। अरे कर सकते हो कि नहीं? चलें आगे। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 हमें क्या कहता है बच्चों? स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होगा? स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? क्या आयरन, क्या टंगस्टन, क्या क्रोमियम, क्या निकल नहीं पाया जाता है? ए, बी, सी या डी में से कौन सा होगा? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ रे मेरे बच्चों, मेरे कच्छो, अरे बताओ रे। स्टेनलेस स्टील में कौन नहीं पाया जाता? तो बिल्कुल मैंने आपको दिखा रखा है यार, कौन सा नहीं पाया जाता? टंगस्टन स्टेनलेस स्टील में नहीं पाया जाता। ये टंगस्टन वही टंगस्टन है जो बल्ब के अंदर, जो हमारे घर पे बल्ब होते हैं उसके अंदर ये जो तार सी होती है ना, ये इसे ही क्या कहते हैं? टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं, जो बल्ब के अंदर प्रयोग करी जाती है ना। क्यों टंगस्टन को इसके बल्ब के अंदर क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, आसानी से ये पिघलता नहीं है ना। आवर्त सारणी में टंगस्टन कितने नंबर पे आता है बच्चों? तो ये 74 नंबर पे आता है। इस प्रकार की टंगस्टन की स्ट्रक्चर होती है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन सा तत्व नहीं होता? टंगस्टन स्टेनलेस स्टील के अंदर नहीं पाया जाता। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 हमें क्या कहता है? कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री कौन सी है? बालू, सोडा, चूना पत्थर, या बालू चारकोल सोडा, या चूना पत्थर चारकोल सल्फर, या बालू सल्फर सोडा? कौन सा आएगा बच्चों, बताओ जरा। कांच के निर्माण के लिए कौन सी कच्ची सामग्री प्रयुक्त करी जाती है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर कमेंट करो। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे भी पुराने एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, बताओ जरा। तो बालू, सोडा और जो चूना पत्थर है, क्या बालू, सोडा और जो चूना पत्थर है, इसे प्रयुक्त किया जाता है कांच निर्माण के लिए कच्ची सामग्री में, ठीक है। कर सकते हो आसानी से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसे ध्यान में रखना, याद रख लेना इन क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर कौन सा? 11वां सवाल क्या कहता है अपने को? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बिजली की जो इस्त्री होती है, प्रेस जो होती है कपड़ों पे करने वाली, उसको गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का या जस्ते का? बताओ जरा, किसका प्रयोग करा जाता है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए? बताओ जरा, ए, बी, सी या डी में से कौन सा आएगा? तो बिल्कुल जो बच्चे सोचते हैं नाइक्रोम आएगा वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर आएगा नाइक्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 नंबर सवाल क्या कहता है? कास्ट स्प्रिट क्या होती है? क्या कास्ट स्प्रिट क्या होती है? तो आपके पास ऑप्शन है मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। बताओ जरा जल्दी से, कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं? क्या मैथिल एल्कोहल को कहते हैं, क्या एथिल एल्कोहल को कहते हैं, क्या ब्यूटिल, क्या प्रोपिल? ए, बी, सी, डी में से जल्दी बताओ कौन सा आएगा। तो जो बच्चे सोचते हैं इसका एथिल एल्कोहल आएगा वो बिल्कुल सही नहीं सोचते, क्योंकि इसका उत्तर आएगा मैथिल एल्कोहल। क्या उत्तर आएगा? मैथिल एल्कोहल। इसे भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 नंबर सवाल क्या कहता है? जल के उपचार में ओजोनन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो जल के उपचार के अंदर ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या उसे आयनीकरण कहते हैं, क्या अवसादन उसे कहते हैं, क्या अवक्षेपण उसे कहते हैं, क्या विसंक्रमण उसे कहते हैं?
देखो जल के उपचार के अंदर ओजोन की प्रक्रिया क्या करती है, जल को शुद्ध करती है ना, सूक्ष्म जीवों को मारती है। जैसे क्लोरीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करी जाती है। ओजोन भी क्या है, एक तरह की ऑक्सीकारक है, ठीक है। इसे भी सूक्ष्म जीवों के भी संक्रमण हेतु उनको जल का उपचार करा जाता है। तो जल के उपचार के अंदर जो ओजोन की प्रक्रिया वो क्या कहते हैं, विसंक्रमण प्रक्रिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 नंबर सवाल क्या कहता है, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किया जाता है, वो किस रूप में किया जाता है, क्या वो विलायक के रूप में करा जाता है, क्या अधिशोषक के रूप में किया जाता है, क्या अवशोषक के रूप में करा जाता है, क्या सकंदक के रूप में करा जाता है। ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करो। 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको, 5 4 3 2 1। तो इस सवाल का आंसर सही जो आएगा बच्चों वो आएगा अधिशोषक। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, अधिशोषक के रूप में करा जाता है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 नंबर सवाल क्या कहता है अपने को, रेडियोधर्मिता किसका अवखंडन या विखंडन है। रेडियोधर्मिता जो रेडियो एक्टिविटी है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, क्या नाभिक या न्यूक्लियस के कारण उत्पन्न होती है, क्या आयंस के कारण उत्पन्न होती है, अणु या परमाणु किसके कारण उत्पन्न होती है। बच्चों बताओ जरा, ए, बी या सी या डी में से कौन सा आएगा। तो बिल्कुल बच्चों जो रेडियो सक्रियता है वो नाभिक का गुणधर्म है, यानी कि नाभिक के विखंडन या अवखंडन या संयोजन से क्या होगा, रेडियो सक्रियता उत्पन्न होगी। तो इसका सवाल बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, याद कर लेना, आपको समझ भी सकते हो इसको, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर से ऐड करे हैं, देखते हैं आपको कितने याद है कितने याद नहीं है। तो पिछले जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए थे, कौन सा था लास्ट अपना चैप्टर, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, तब मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे, बेसिक क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा आपको याद होने चाहिए। सवाल है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है, बताइए जरा। क्या भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, क्या श्वसन ऑक्सीकरण है, क्या दहन ऑक्सीकरण है। ये सारी घटनाएं क्या हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की उदाहरण है ये, और इसके अंदर अपने को ऊर्जा मिलती है। तो कौन सा एक ऑप्शन आएगा जो ऑक्सीकरण नहीं है, तो ऑप्शन ए अवक्षेपण। अवक्षेपण की जो घटना है वो ऑक्सीकरण की घटना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, बताइए जरा। क्या यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्या यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्या यह संयोजन अभिक्रिया है, या क्या यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। AgNO3 के साथ अभिक्रिया करानी अपने को किसकी, नमक की, NaCl की, क्या बनेगा AgCl व्हाइट PPT, क्या बन जाएगा व्हाइट PPT, यानी कि नीचे तलीहटी में ये बैठ जाएगा सफ़ेद सा पदार्थ। ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, देखो यहाँ से Ag ने और Cl ये दोनों मिल गए, NO3 को साइड कर दिया, तो ये एक तरह की विस्थापन अभिक्रिया है, आपको पता होना चाहिए, NCERT का सवाल है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, देखते हैं आप कितना याद आपको। अभी तो क्या है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर कमेंट करो, क्वेश्चन पढ़ते ही 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर कमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको सारे करवा चुका हूँ, बस रिवीजन चल रहा है इसके अंदर। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या अपचयन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है। संक्षारण बताइए जरा, किस प्रकार की अभिक्रिया है संक्षारण। तो बिल्कुल सही, जो सोचते हैं ए प्रकार की अभिक्रिया है वो बिल्कुल सही नहीं सोच रहे, क्योंकि इसका उत्तर आएगा कौन सा बच्चों, सी। उत्तर कौन सा आएगा, सी। जो संक्षारण है वो एक तरह की उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, अपचयन मैं कहूं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट सवाल नंबर 4, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। ऑक्सीजन के बढ़ने का अनुपात क्या कहलाएगा बच्चों, उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपचयन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 5,
निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं की युग्म हमेशा साथ होते हैं? संयोजन और विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑक्सीकरण और अवकरण। बताइए जरा, ए बी सी डी। तो अवक्षेपण और जो विस्थापन है वो हमेशा क्या होते हैं? एक साथ। अवक्षेप जमता है और दूसरी तरफ विस्थापन, जैसे अभी अभी अपन ने किया NaCl प्लस AgNO3, ये क्या एक तरह की विस्थापन अभिक्रिया, और साथ ही साथ इसमें अवक्षेपण भी हो जाएगा किसका? AgCl का प्लस क्या बन जाएगा? NaNO3। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6 क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या करना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये मिलके क्या कराएंगे? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल बनाते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? यहाँ पे देखो, ये है बेस, ठीक है, ये है अम्ल, और अम्ल और बेस की अभिक्रिया कौन सी होती है बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। तो क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। ये विघटन अभिक्रिया नहीं होगी, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी नहीं होगी। तो अम्ल व क्षार का जो रिएक्शन होता है वो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या प्रतिफल कहलाते हैं, अवकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं? तो बच्चों मैंने आपको करवा रखा है, किसी अभिक्रिया में अपन ऐसे लिखते हैं A + B मिलके C + D बनाते हैं, यानी कि जो बना है नया वो उत्पाद कहलाता है, और जिनका अभिक्रिया में उपयोग हुआ है वो कहलाते हैं अभिकारक, यानी कि अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल नंबर 8, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्या संयोजन अभिक्रिया है? क्या उपचयन अपचयन अभिक्रिया है? क्या द्वि अपघटन अभिक्रिया है? जल्दी से बताओ बच्चों, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बायोलॉजी के दृष्टिकोण से भी ये सवाल महत्वपूर्ण है। A, B, C या D में से कौन सा आएगा? जल्दी से कमेंट करो। तो बिल्कुल बच्चों, जब हम श्वसन करते हैं, यदि हम श्वसन ना करें तो हमारे क्या होगा बताओ? यदि हम श्वसन ना करें तो हम मर जाएंगे। यानी कि क्यों? हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, श्वसन नहीं करेंगे तो। श्वसन के रूप में अपन क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति? ऑक्सीकारक। ठीक है। और ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा जिन अभिक्रियाओं से मिलती है उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं उन्हें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच क्या होगा? प्रबल अम्ल है तो जो प्रबल होगा पीएच भी उसी के अनुसार डिसाइड होगी। अरे जो प्रबल होगा पीएच उसी के अनुसार ही डिसाइड होगी कि नहीं? दुर्बल तो पूरा क्या हो जाएगा? उपयोग में आ जाएगा। साथ में दुर्बल का वियोजन भी ज़्यादा नहीं होता, तो दुर्बल क्षार से OH- अपने को ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रबल का वियोजन 100% होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन ने पढ़ा था, वियोजन 100% होगा, यानी कि H+ आयन की सांद्रता विलयन में ज़्यादा होगी। OH की कम होगी तो वो जल्दी उपयोग में हो जाएगी। H और OH मिलके क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। लेकिन फाइनल जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन बचेगी वो H+ की बचेगी, और H+ जिसमें ज़्यादा होगी उसकी pH कितनी होगी? 7 से कम, है ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11, क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होती है? बिल्कुल सिंपल सा यार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। क्षार को जल में घोलने पर OH- आयन मुक्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11, निम्न में से किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो हमें दही में बताओ बच्चों, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, अन्य या लैक्टिक एसिड? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या मिला जाता है इसमें? लैक्टिक अम्ल। याद रख लो, काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो आज की MCQ की क्लास यहीं अपनी ख़त्म होती है। मिलते हैं बच्चों कल सुबह की थ्योरी की क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जोरों शोरों से मेहनत करते रहिए।